सर, हम सभी आपका दिल की गहराइयों से सर स्वागत करते हैं। और ओवर टू सुरेश यादव सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले तो उस मालिक का शुक्रगुजार रहूंगा आजीवन, जिसने मेरे को मानव जीवन में भेजा। इसमें मेरा कोई बस नहीं था। वो 2 पाँव की जगह पर 4 पाँव लगा देता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले उस परम पिता का दिल के गहराइयों से आभार। इसके बाद धन्यवाद अगला कि जिस परिवार में मेरे को भेजा, उस परिवार में उस माता पिता को मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मेरे को वैल्यू एडेड एजुकेशन दिया। वैल्यू एडेड यानी उसमें एक शब्द मैं बताऊंगा कि कोड भाषा हुआ करता था कि पैसा एक साधन है, साध्य नहीं। तो दोस्त, इस परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं मालिक का शुक्रगुजार हूँ, माता पिता का मैं धन्यवाद दूंगा अपने। इसके बाद ये बिजनेस मेरे को मिला और इतनी खूबसूरत अपलाइन मिली जिनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। और आज मैं धन्यवाद दूंगा अपने बड़े भैया आदरणीय जनरल सर का, जिनके माध्यम से इस खूबसूरत जो कल्चर टीम है इसके साथ कुछ बात करने का मौका मिल रहा है दोस्तों। तो मैं जो है अपने बारे में कुछ बातें करूंगा ताकि हम लोग एक दूसरे से को रिलेट कर सकें। और इसमें हम अपने बैकग्राउंड की बात करेंगे ताकि बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे बैकग्राउंड के आसपास के होंगे, तो को रिलेट कर पाएंगे कि आखिर हम लोगों ने कैसे इस बिजनेस को शुरुआत किया। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम सुरेश यादव, बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट जॉब से हूं। और पढ़ाई की बात करें तो मैंने बीएससी किया, फिर मैंने एमएससी किया 97 में केमिस्ट्री से। एमएससी करने के बाद फिर मैं चला गया था इलाहाबाद। और इलाहाबाद 1 डेढ़ महीना रहा। इसके बाद एक कंपटीशन था बीएड का, बैचलर ऑफ एजुकेशन, उसको मैंने क्वालिफाई किया। तो फिर मैंने बीएड किया, फिर मेरिट बढ़िया थी तो एक और कंपटीशन के थ्रू मैं आया, उसका नाम था एमएड, मास्टर ऑफ एजुकेशन। तो मैंने बीएड के बाद फिर एमएड किया और फिर इलाहाबाद चला गया था। तो इलाहाबाद मैंने पढ़ाई किया। तो इलाहाबाद पढ़ाई कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दोबारा गया। तो उसका नतीजा ये रहा कि मैं जो है इस दौरान करीब 18 महीने इलाहाबाद रहा, लेकिन मेरा पर्पस क्लियर था कि मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ और वो पढ़ाई मुझे नौकरी दिलाएगी। नौकरी इसलिए, मैं एक मैसेज, मतलब उस घटना में एक मैसेज छिपा, मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड। मेरे पिताजी 3 भाई थे और मझले थे मेरे पिताजी, यानी बड़े वाले और छोटे वाले के बीच वाले को मझला बोलते हैं हमारे यहाँ। मेरे बाबूजी तीसरे बीच वाले थे। तो बाबूजी हमारे बीएससी किए थे और बीएससी के बाद वो टीचर हो गए। तो पैसा कम था, गवर्नमेंट जॉब से थे वो, रिजाइन करके फिर ग्राम विकास अधिकारी हो गए, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो मैंने क्या देखा कि उनकी लाइफ स्टाइल अपने बड़े भैया और छोटे भाई से अलग थी। यानी मैंने एक मैसेज दिया कि जो नौकरी कर रहा है उसका बैठने का, उठने का, उसकी चाल चलन, उसकी सोशल स्टेटस अलग है। तो दोस्त, मैंने क्या काम किया था कि अपने फादर से सीखा कि अगर आप पढ़ाई करोगे एक पर्पसफुल एक्टिविटी के लिए, तो निश्चित रूप से आप अलग ढंग से एक अलग मुकाम हासिल करेंगे। तो मेरे को कुछ पाने का लालच था और खोने का डर था। लालच ये था कि अगर मैं भी नौकरी पा जाऊंगा तो मेरी भी लाइफ वैसी होगी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। और डर ये थी कि अगर मैं नौकरी नहीं पाया तो जो खेती किसानी का हार्ड वर्क है, जिसके बारे में बताया जाता है कि इसमें अकल और शकल दोनों बिगड़ जाती है। 50-50 दिन लोग दाढ़ी नहीं बनाते, सुबह निकल गए खेत में तो पता नहीं कब भोजन मिलेगा। तो मैंने क्या देखा, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो बुरे लोग होते हैं, लेकिन वो काम ऐसा है दोस्त, इसमें अकल और शकल दोनों बिगड़ जाते हैं। डर ये था अगर मैं नौकरी नहीं हासिल किया तो इसी जिंदगी से मेरे को गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसी दो विकल्प था, या तो नौकरी करो या तो खेती करो। तो खेती मेरे को अट्रैक्ट नहीं करती थी, मेरे को नौकरी अट्रैक्ट करती थी। तो नौकरी के लिए मैं गया और 18 महीने में मैंने इतनी दबा करके पढ़ाई किया कि 18 महीने में मैं 14 रिटन एग्जाम निकाला। हमारे डिस्ट्रिक्ट का आज भी एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ये है कि मेरे सामने एक कंफ्यूजन हो गया कि मैं किसको ज्वाइन करे और किसको रिजाइन करे। फाइनली मैंने जो है ग्राम विकास अधिकारी, मेरे बाबूजी थे, तो मैं ग्राम विकास अधिकारी पोस्ट को ज्वाइन किया। हमारे यहाँ आप गूगल करिएगा तो दोहरी घाट एक आता है मऊ के बगल में, हाँ मैंने ज्वाइन किया। इसके बाद जो है मेरे सपने बढ़ गए थे उस वक्त। तो मुझे समझ में आया कि इस नौकरी में रह करके मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या काम किया कि क्लास 1 की सर्विस की तैयारी के लिए
मैंने बाबूजी से चर्चा की, तो लेकर के गया था वाराणसी में, एक सेमिनार चल रहा था, और मेरा अपने फ्रेंड्स को ओबलाइज करने के लिए मैं उस प्रोग्राम को अटेंड किया। और वो प्रोग्राम जो था फ्रेंड्स, वो किसी दूसरे कंपनी का था। तो मुझे उस कंपनी के प्रोडक्ट तो नहीं समझ में आए, लेकिन जो उसका मॉडल था वो समझ में आया। एक किताब मैंने खरीदा, उस किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड। और अपने एकेडमिक कैरियर, जैसे होता है ना फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, तो फॉर्मल एजुकेशन का मतलब कि जो सिलेबस में बंद करके एक रूटीन में एक स्कूल में पढ़ाई जाती है, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब आप कहीं से भी ले सकते हो। तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन का पहला मेरा एक प्रोग्राम था। तो मैंने जब उस किताब को खरीदा, किताब को खरीदने के बाद जब उसको मैं पढ़ा, तो क्या समझ में आया कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का असली मकसद क्या है, ये स्कूलों में नहीं मिल सकता। मैं नहीं कह रहा कि बेकार है, स्कूल का एक रोल है फ्रेंड्स, लेकिन जब उस किताब को मैं पढ़ा तब जाकर के समझ में आया कि 98% जो हमारे जिंदगी में डिसाइड करता है, वो चीज सिलेबस में नहीं पता चल सकता। तो इसके बाद मेरी उत्सुकता जगी, रॉबर्ट टी कियोसाकी की मैक्सिमम किताबें मैं पढ़ डाला, जैसे बिजनेस स्कूल, इसके बाद 21वीं सदी का व्यापार, उनका एक था कैश फ्लो क्वाड्रेंट, अगली किताब उनकी आती है रिटायर्ड रिच रिटायर्ड यंग। किताबों का ऐसा शौक लगा मेरे को कि मैं खूब किताबें पढ़ा। और इसके बाद मैं ग्राम विकास अधिकारी को रिजाइन किया था कि मैं क्लास 1 के सर्विस की तैयारी करूंगा, लेकिन ऐसा रंग चढ़ा इन एजुकेशन का, को फिर सर कभी कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाया वो एजुकेशन जो ट्रेडिशनल लाइफ के लिए मैं निकला था। इसके बाद दोस्त जो है, मैं एक सर्च कर रहा था, एक ऐसे डायरेक्ट सेलिंग का सर्च करने लगा जिसमें कि मेरे सपने पूरे हो सकें, और वो जाकर के पूरा हुआ। मेरा एक अपलाइन था, आज वो नहीं है, नहीं का मतलब कि दुनिया में है बट सिस्टम में नहीं है। उन्होंने मेरे को जो है स्पॉन्सर किया, और मुकेश कोठारी जी का प्रोग्राम था वाराणसी में, और वहां पर जाकर के मैं देखा तो उस वक्त मुकेश कोठारी जी की इनकम जो थी, मेरे ख्याल से वो जो अमाउंट था, वो अमाउंट क्लास 1 के ऑफिसर के जिंदगी में कभी नसीब नहीं होता। उन्होंने बताया कि मैं सिंपल B.Com पास हूं। मेरे को मैसेज मिला कि ये B.Com पास लड़का ऐसा कर सकता है, तो आप तो MSc हो, आप B.Ed और M.Ed हो, आप तो कंपटीशन के दुनिया के बेताज बादशाह हो, आप तो कर सकते हो इनसे ज्यादा। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं करूंगा, और इसके बाद जो है शुरुआत किया। कंपनी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई, जब दोबारा खुला तो इसमें मेरे ढेर सारी अप्लाई ने लाइन बदल चुके थे। और मैंने राकेश सर को फोन किया कि गुरुदेव क्षमा करिएगा, एक शब्द मैं बोलने जा रहा हूं, अगर कंपनी रही और आप रहे तो मैं बिजनेस को फिर खड़ा कर दूंगा। और इसके बाद पार्ट टाइम में हम लोगों ने इसको शुरुआत किया फ्रेंड्स। और 2016 की बात है, 2016 सितंबर में संभवतः एनिवर्सरी थी दिल्ली में तालकटोरा त्यागराज स्टेडियम में, और था वहां पर घटना मेरे को फिर से क्या थी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आपका जो काम करने का तरीका होता है ना, ये डिपेंड करेगा कि आप कितने मोटिवेटेड हो, कितने ज्यादा प्रेरित हो। और आदरणीय गुलाटी साहब जो है इस पर बहुत बढ़िया स्टेटमेंट बोलते हैं कि रोता हुआ जाए मरे की खबर लाए। तो वहां मेरे को एक अंदर से इंस्पायर्ड कर दी घटना। वो घटना ये थी कि हमारे यहाँ वाराणसी से एक लड़का था आनंद कुमार कश्यप। आनंद कश्यप स्टार पर्ल हुए थे। मेरा बिजनेस मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख रुपए बिजनेस मालूम हुआ करता था, 2016 की बात है। इसके बाद का जो कि BSc सेकेंड ईयर 28 से 30 लाख बिजनेस मालूम की क्लोजिंग किया, मेरा 1.5-2 लाख का है। और जब मैं वहां से रिटर्न आ रहा था तो संजोग से मेरी ट्रेन में बगल वाली बर्थ उनकी थी। मैं उनसे पूछा कि सर आप बताओ राज क्या है आपके बिजनेस का, प्लान दिखाओ। उन्होंने जब प्लान दिखाया तो मुझे समझ में आया कि एजुकेशन में मैं ज्यादा, मेरी प्लान भी इनसे बेहतरीन है, फिर मेरा अचीवमेंट क्यों नहीं है। इसके बाद दोस्त मैंने डिसाइड किया, और 12 महीने के अंदर जाते जाते वो जो बिजनेस था हमारा मेरे ख्याल से करीब करीब 2 लाख का, वो बिजनेस मैंने क्लोज किया 38 नहीं 63 लाख मैंने क्लोज किया। मतलब मैंने जो है वो एमराल्ड अपना क्लोज किया था।
और ये चीज तब पता चला जब हमारे लोग अगल बगल एक माहौल मिला मुझे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्त ना कि कई बार जो है आप जैसे माहौल में रहते हैं वैसा आप करने की कोशिश करते हैं। एक इकोसिस्टम जैसा आपको बनना है वैसे माहौल में आपको रहना पड़ेगा। अगर मैं दिल्ली नहीं जाता और वो नहीं देखता, मेरे को एक पैरामीटर नहीं मिलता, तो संभवतः मैं संतुष्ट रहता अपने जिंदगी में। तो दोस्त इसके बाद मेरे को ऐसी लत लगी कि मैं सेमिनारों में जाना शुरू किया लगातार। और सेमिनारों में, इसको बंद कर दो, सेमिनारों में जा करके मैंने अपने आप को एक बार से एक आइडियल खोजता था और एक स्वस्थ कंपटीटर खोजता था कि किससे क्या सीख लिया। और दोस्त आज नतीजा आपके सामने है। शुरुआत जब मैंने घर से किया था तो घर वालों ने इस बिजनेस को नहीं समझा, तो ढेर सारे विरोध थे, गांव वालों ने विरोध किया, रिश्तेदारों ने विरोध किया। यानी कोई ये नहीं कहा कि आप आओ, आपका वेलकम है। सारे लोगों ने मेरे के प्रति जो एक इमेज बनी थी, ये लड़का पढ़ने वाला है, इसके बाद एक इमेज बन गई थी कि ये गलत संगति में पड़ गया है, ये पढ़ाई लिखाई करके कितना आगे तक जा सकता है। लेकिन आज इसके दिमाग में पता नहीं क्या हो गया है कि ये लेकर के तेल साबुन वाला काम लोगों को समझाता चलता है। दोस्त ढेर सारी, मतलब मेरे नाम के आगे एक इतना मतलब बेकार इमेज बना दी गई थी कि कोई नहीं चाह रहा था कि इससे मेरा लड़का मिले। तो वो एक दौर था। लेकिन आज की दौर है, आज मैं बताऊं आज की दौर है। मैं एक घटना बता दूं कि 514 रुपए का मेरा पहला चेक था, तो मैंने बाबूजी को दिया, तो मेरे पिताजी उसको फाड़ के फेंक दिए। हम चाय पिला देते हैं पर डे का। मैं आपको ग्राम विकास अधिकारी रिजाइन कराया था इसलिए कि आप क्लास 1 के ऑफिसर बनोगे। मैं इसलिए नहीं भेजा था कि आप जो है धनिया मिर्चा मसाला तेल घूम घूम करके बेचोगे। मैंने बोला था कि बाबूजी ये दूसरी बात है। तो कहा कि वो कोई भी बात है, अब आप मेरे को मत समझाओ, अब आप आजाद हो। तो दोस्त बहुत दुखी थे। लेकिन एक आज की घटना, अभी हम लोगों ने मार्च की जो क्लोजिंग किया था, बिजनेस वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 2 करोड़ के आसपास का बिजनेस वॉल्यूम था। और एमआरपी में आप बात करिए तो लगभग दूना, यानी आप मान कर चलो कि 4 करोड़ के आसपास के हम अब 4 करोड़ 40% पिकअप सेंटर वाले पाए, उसमें बिगिनर से लेकर के सारे लोग पाए। तो करीब करीब 45% का मतलब कि करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपया लोगों के घरों में बटेगा। मेरे को भी कुछ न कुछ आएगा। जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट की खूबी क्या होगी, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने मेरे को 72,000 रुपये मंथली देता है। सर कुछ लोग की कहानी अगर बताएं तो सब कुछ लागे नया नया। वो एक वक्त था, आज वक्त दूसरा है। आज जितने भी विरोधी थे सारे लोग, कंसल्टेंसी एक एजेंसी जैसे होती है, अपने बच्चों के लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, आते हैं लोग कि बाबू इनको बताइए क्या किया जाए। बाबूजी हमारे 3 भाई हैं, मेरे अलावा मेरे पास 3 भाई और हैं मेरे से अलावा, छोटे हैं। एक जिला चिकित्सालय बहराइच में पोस्ट है हस्बैंड वाइफ, एक बीटेक किया है, एक छोटा भाई अभी पढ़ रहा है, वो इंटरमीडिएट फाइनल ईयर है उसका। उन सभी लोगों से कहते हैं कि अगर कुछ सीखना है तो बड़े भाई से सीखो, कि अगर इसको कोई चीज समझ में आ गई तो जिद्दी बन करके उस पर लगा रहा और उसका नतीजा निकाल करके दिखाया। दोस्त आज की अगर मैं बात बताऊं तो अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में कहानी कुछ दूसरे ढंग की है। जैसे घर पर कोई शादी होती है तो लोगों के घर भी गेस्ट आते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जो गेस्ट आते हैं उनकी क्वालिटी दूसरे ढंग की है। वो कारों की काफिला लगता है, टाई सूट वालों की एक लाइन लगती है, और जब देखते हैं बगल वाले तो कहते हैं कि ये क्या बात है। तो मेरे माँ बाप का, मेरे लोगों का, जो मेरे चाहने वाले हैं ना, उन सब के लिए इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। और जो जलने वाले हैं ना, जो मेरे को लाइक नहीं करते हैं, उन व्यक्ति, हालांकि ऐसे मेरे जिंदगी में बहुत कम लोग हैं, इससे बड़ा उनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं हो सकता। यानी जब भी कोई जरूरत होती है तो एक अलग बात होती है। तो आज इस बिजनेस में क्या चीज मिलता है इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताऊंगा कि सारे झंझावात के बीच में मैं इस बिजनेस को कैसे कर पाया, क्या ऐसा वजह रहा कि मैं कर पाया इसको। तमाम विरोध थे, कदम कदम पर विरोध थे। विद्यालय में जब मैं बैठता था वहां कमेंट किया जाता था, मेंटल चीजें इस बोर्ड पर कुछ लिखूंगा, बताऊंगा। फाइनली आप लोग अपने जो मेंटर हैं, आदरणीय जनरल सर हैं, इतनी शानदार अपलाइन, आदरणीय किरण पाल सर हैं, इसके बाद शर्मा सर हैं, और हम सब के आदरणीय गुरुदेव
श्री प्रमोद गुलाटी साहब, राकेश शर्मा साहब हैं, उनसे काउंसलिंग कर लीजिएगा। बट मैं व्यक्तिगत अगर अपनी बात बताऊं, मेरे को बचा करके रखे थे सब मॉडल्स, जिन मॉडल्स की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, तो मैं इन मॉडल्स की बातें करूंगा, जिन मॉडल के दम पर मैं इसमें टिका रहा और कुछ कर पाया, मैं इसको श्रेय देता हूं। तो मैं बात करूंगा कि सबसे पहले क्या चाहिए, एक व्यक्ति को क्या चाहिए। तो मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जाकर के देखा, तो कुछ कॉमन चीजें निकल के आई, कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस, कुछ चीजें निकल करके आई। वो क्या है, उसका शब्द था फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी हर किसी को चाहिए, चाहे वो इंडिया का हो चाहे अब्रॉड हो, हर किसी को चाहिए। हमारे यहाँ 95% लोगों को पता नहीं होता कि आर्थिक आजादी का मतलब क्या होता है। आर्थिक आजादी सिर्फ पैसा नहीं, आजादी का मतलब कुछ और होता है। इतनी शानदार टीमें आपको बताए होंगे, लेकिन आज मैं फिर से रिवाइंड करूंगा, इसलिए करूंगा कि ये मेरे जिंदगी के सक्सेस का राज है दोस्त, और इसको मैं बार बार रिमाइंड करता हूं। मैं अपने बच्चों को कई बार बताता हूं, अपने लोगों को मैं बताता हूं कि आप ये समझो कि आपके जिंदगी का मोटो क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप जरा सा दिखाई अगर देगा बोर्ड पर तो जरूर आप बताते रहिएगा। तो आर्थिक आजादी मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या, मनी आपके पास, टाइम और सिक्योरिटी, ये तीनों चीज होनी चाहिए सर। अब लेने के लिए अप्रोच क्या है, अप्रोच इस तरह से, एस ई बी और आई, ये लेफ्ट क्वाड्रेंट है, ये राइट क्वाड्रेंट है। 90% आबादी लेफ्ट साइड है, 10% इधर है। 10% पैसा लेफ्ट है, 90% पैसा राइट साइड में है। मतलब क्या कि इस पूरे ग्लोब पर 90% आबादी के पास 10% पैसा है, और 10% जो आबादी है इसके पास 90% पैसा है, और आर्थिक आजादी इन लोगों के पास है, आर्थिक आजादी इनके पास नहीं है। यह पूरा निचोड़ निकल करके आ गया सर। ये मैंने पूरा अध्ययन किया, ये कंफर्म हो गया कि अगर जिस फील्ड का माहिर बनना है, उस फील्ड के दिग्गज खिलाड़ियों से मिलिए आप। अगर मेरे को डॉक्टर बनना है तो किसी विशेषज्ञ से मिलना होगा, ना कि किसी मोची से या ना किसी चाय बेचने वाले से। तो दोस्त, फाइनेंशियल फ्रीडम की जो डेफिनेशन थी, इसका दिग्गज कौन था, इसकी बुक्स कौन थी, इसके कुछ जर्नल्स का मैंने अध्ययन किया, तो निकल के आया कि ये मेन फैक्टर्स। आप समझिए, इसका थोड़ा सा हम वो पोस्टमार्टम कर देते हैं, जैसे मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी, एम्प्लॉय वर्क। अभी आप समझ लीजिएगा कि नौकरी चाहे गवर्नमेंट जॉब से हो चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो। अब आप समझ लीजिएगा कि मेरे बाबूजी कह रहे थे कि आप बड़ा नौकर बन जाओ, तो एक बार देख लेते हैं कि एम्प्लॉय के पास किसी अपने डिस्ट्रिक्ट का वो अमीर आदमी नहीं हो सकता, पैसे वाला नहीं हो सकता। तो क्या वो टाइम है, उसके पास टाइम भी नहीं है, उसके पास सिक्योरिटी भी नहीं है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के पास, जिसके पास स्वरोजगार होता है, ये कौन लोग होते हैं, ये डॉक्टर होते हैं, एडवोकेट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ये जो शॉपकीपर होते हैं, ये वो लोग होते हैं। इनके पास भी ये तीनों चीजें नहीं होती हैं। थोड़ा सा हम कई चीजें कवर करना चाहते हैं, इसको समझ लीजिएगा। और इतनी ग्रेट अपलाइन आप लोगों के पास है, इन लोगों को खूब व्याख्या करवा लीजिएगा। मैं शॉर्ट में ये चीजें बताना चाह रहा हूं। आप समझिएगा कि ये जितने भी लोग हैं, 1% लोग पैसे वाले हैं, सिर्फ 1%, 99% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये मान करके चलते हैं ना कि इनके पास भी ये चीजें नहीं है। अब आ जाते हैं बी, राइट हैंड साइड में। बी का मतलब बिजनेस। एक गलत फहमी हो जाती है, दुकानदार अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं। बिजनेसमैन जिन्होंने एक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब कि वो व्यक्ति नहीं भी रहे तो भी काम चलता रहे, उसको बिजनेस बोलते हैं। एक लाइन अगर मैं बताऊं, उसका डेफिनेशन है कि इफ योर इनकम इज ओनली डिपेंड ऑन यू, यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री। आपकी इनकम सिर्फ आप पर निर्भर करती है तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं है। तो दोस्त, इसमें हम उनको लाते हैं जैसे कि पेट्रोल पंप है, इसमें ईंट का भट्ठा है, फैक्ट्रियां हैं, टावर हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे लोग हैं। तो चेक करिएगा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के 1000 अमीरों की लिस्ट बनाइएगा, तो आप देखिएगा कि उसमें जो पैसे वाले होंगे वो लेफ्ट वाले नहीं होंगे, वो राइट वाले होंगे। क्या देखते हैं कि इनके पास पैसे की आजादी होती है, इनके पास टाइम फ्रीडम होता है,
जनरल सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। पेट्रोल पंप का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सर। पेट्रोल पंप का माता है, एक दिन भी नहीं जाता है सर, लेकिन उसका तेल वाला काम चल रहा है, ईंट भट्ठे वाला काम चल रहा है, स्कूल जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं। यानी इनके पास पैसे की आजादी है, इनके पास टाइम की आजादी है, और ये नहीं भी रहते हैं तो भी चलता है काम। इसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। ये चीज मैंने देखा था। मेरे को जब दुनिया विरोध कर रही थी तो मैंने देखा था कि मेरे को चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, और ये दोनों जो काम है इसमें है नहीं कहीं। इसलिए मैं टिक पाया। मुझे बताया गया था कि अगर आपका डेस्टिनेशन आर्थिक आजादी है तो जिस साधन पर आप सवार हो, ये साधन आपको वहां नहीं पहुंचा सकते। आपको साधन बदलना पड़ेगा। आप नौकरियां मत बदलिए, आप क्वाड्रेंट बदलिए, क्वाड्रेंट बदलिए। तो क्वाड्रेंट की विशेषता मैं बताऊंगा दोस्त। अगला है आई। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ एक एग्जांपल मैं बता दूं। एक 6 लेन निकला है, उसमें से एक रिक्शा चलाने वाले ने, ऑटो रिक्शा नहीं, पैर से चलाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाले की जो 7 करोड़ के आसपास मिल गया उसमें, जो गवर्नमेंट देती है, और उसको उन्होंने एफडी कर दिया। एफडी कर दिया तो 7 करोड़ का आप 10% के हिसाब से निकाल दीजिए, तो उसका 70 लाख रुपया पर ईयर उसका जो इंटरेस्ट आता है, उसमें 12 की भाग कर दीजिए, तो लगभग उसका जो है 6 लाख रुपया पर मंथ उसकी इनकम होती है। अब आप सोच लीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जहां आपका पैसा लगता है, तो यहां एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति 6 लाख रुपया मंथली पा रहा है। पैसे से वो फ्री है, वो टाइम से फ्री है। इसलिए फ्री है कि वो पैसा उसका काम कर रहा है। वो व्यक्ति नहीं रहेगा तो भी पैसा आता रहेगा उसके नॉमिनी को। वो फाइनेंशियली फ्री है। एक रिजल्ट निकल करके आया, अगर मेरा डेस्टिनेशन कहीं आर्थिक आजादी है तो वो आर्थिक आजादी पूरा होगा हमारा राइट हैंड साइड में। अब प्रश्न क्या है कि राइट हैंड साइड में जाने के लिए हमको पूंजी चाहिए, और पूंजी नहीं है मिडल वर्ग के पास। आप लोग ईमानदारी से पूछ लीजिएगा आपके पास करोड़ रुपए हैं कि नहीं। मेरे पास नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को जो चीज चाहिए वो दाहिने साइड में है। अब दाहिने साइड के लिए मेरे पास पूंजी चाहिए, पूंजी नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग किसी वरदान से दोस्त कम नहीं है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बिजनेस कैसे करना है सिर्फ 5% मतलब रखता है। बिजनेस क्यों करना है ये मतलब रखता है 95%। ये चीज मेरे को समझ में आ गई थी। आप समझिएगा, मेरा डेस्टिनेशन, जैसे किसी को यूएसए जाना है, डेस्टिनेशन है उसका, और उसके पास एक बहुत अच्छी कार है, फेरारी, बहुत अच्छी कार है, उससे जा रहा है वो एयरपोर्ट तक, और एयरपोर्ट पर जाने के बाद वो व्यक्ति वापस चला आ रहा है। वापस इसलिए चला आ रहा है कि मैं चेंज नहीं करना चाहता। और मैं बताना चाह रहा हूं दोस्त कि अगर आपको यूएस से जाना है तो इट रिक्वायर्ड चेंज। आप उसको छोड़िए, आप एरोप्लेन पकड़िए, इसके बाद आप पहुंच सकते हैं। यहां पर होता क्या है कि जो व्हीकल मेरा है, क्या वो मेरा व्हीकल पहुंचा सकता है? मैंने खुद से पूछा कि मान लीजिए जितने मेरे सलाहकार हैं, जितने मेरे शुभचिंतक हैं, जो मेरे को सलाह दे रहे हैं, मेरे को आर्थिक आजादी चाहिए, मेरे को ढेर सारे फ्रेंड चाहिए, तो क्या इनकी सलाह में मान जाऊंगा तो मेरी डिजायर, मेरे सपने पूरे हो जाएंगे क्या? मैंने क्या देखा था कि नन्ही से जिंदगी में सुरेश के सपने बहुत बड़े बड़े थे दोस्त। वो कहीं दिखता नहीं था। लोग जब मेरे को डिमोरलाइज करते थे तो ऐसा नहीं कि मुझे निराशा होती थी, मुझे उन पर तरस आती थी। मैं कहता था हे परमात्मा, इनको भी वो चीज क्यों नहीं दिखता जो मैं देख पा रहा हूं। दोस्त, ये मॉडल मेरे को समझ में आया था। मॉडल ये समझ में आया था कि सुरेश, अगर तेरे को आर्थिक आजादी चाहिए तो ये नौकरियां नहीं दे सकती। नौकरी एक सिर्फ जीने का तरीका है, ये लाइफ नहीं दे सकती। लाइफ स्टाइल नहीं दे सकती, सिर्फ लाइफ दे सकती है। इसलिए मैं इसको पकड़ करके रखा था। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी नहीं होता, ये तो बोनस की बात है कि अपलाइनों का आशीर्वाद मिल जाए, कोई भी नहीं होता, सिर्फ टीसी छाबड़ा जी कंपनी को चला करके रखते। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मेरे को रोक पाती, क्योंकि मेरे को रीजन पता चल गया था कि मेरे को जाना कहां है। कुछ नहीं जमता था,
कोई विरोध करता था तो ऐसा नहीं कि मुझे बहुत मजा आता था उसको सुने, उसको मैं जैसे लगता था कि दिमाग में आ ही नहीं रही मेरी बातें, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दिखता था कि मुझे चाहिए आर्थिक आजादी। दोस्त, आपको फ्री कर सकता है, लेकिन ये जो डायरेक्ट सेलिंग है 21वीं सदी का व्यवसाय, इसमें पूंजी नहीं लगती। आप समझ लीजिएगा कि जैसे स्टार एमराल्ड की इनकम हमारे चाचा जी पाए थे 4 लाख से ज्यादा एक महीने का, कम से कम 1,75,000 का कमीशन बनता है, कम से कम 1,75,000 का। आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि 72,000 सरकार देती है और 1,75,000 आरसीएम देता है। यहां पर जो है ना, जब हम टाइम देंगे तो मनी आएगी, अगर हम ये टाइम जीरो कर देंगे तो मनी जीरो हो जाएगी। यहां अगर हम टाइम जीरो कर दें ना तो मनी जीरो नहीं होगी, ये आती ही रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ड्रीम जो है ना रूबी स्टार रूबी तक का बना है। यही फर्क है, ये मैंने देखा था, और तमाम एग्जाम्पल से भरा पड़ा है आपके चारों तरफ। मैं आपको ग्रामेटिकल चीज बताना चाह रहा हूं कि अब आपको आर्थिक आजादी लेने का 3 तरीका है। पहला तरीका है कि आप बिजनेस खड़ा करो, दूसरा तरीका है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, तीसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करिए। और डायरेक्ट सेलिंग ढेर सारी आई है, ढेर सारी, मतलब हजारों पड़ी है इंडिया में। अब आपको यह तुलना करना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग कौन सी ज्वाइन करें। फाइनली तेल तिलों से निकलता है, मतलब कितना भी गाड़ियां दिखा दें, कितना भी बिल्डिंगें दिखा दें, लेकिन आपका कल्याण होगा प्रोडक्ट के मूवमेंट से। प्रोडक्ट जो निकलेगा उसी से आपको मिलेगा। एक पैरामीटर सिर्फ याद रखिएगा, पैरामीटर ये होना चाहिए CAR, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल। प्रोडक्ट आपके काम के हों, प्रोडक्ट अमीर गरीब दोनों ले सकें और बार बार ले सकें। ढेर सारी कंपनियां चल रही हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा। आप समझ लीजिएगा किसी एक व्यक्ति को आपने जोड़ दिया, बहुत बढ़िया एजुकेशन है, ठीक है, लेकिन पैसा भी तो चाहिए आपको। पैसा तब आएगा जब लोग सामान काम की हो तभी खरीदेंगे, और वो खरीदने योग्य होगा तब खरीदेंगे, अपने मतलब पकड़ में। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मर्सिडीज, BMW, जगुआर, लैंड रोवर कहां बुरी है, बहुत अच्छी कार है, लेकिन प्रश्न क्या है कि कितने दरवाजों के सामने खड़ी है। प्रश्न असली ये चीज का है, असली प्रश्न ये है कि हीरा बुरा चीज नहीं है, लेकिन कितने गलों का हार बन पाया। प्रश्न असली इस चीज का है। तो दोस्त, आप जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करिएगा तो इस चीज को याद रखिएगा कि हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अमीर और गरीब हर घर में जा सकता है, गरीब के क्षमता में आएगा और अमीर के चॉइस को फुलफिल करेगा। तो ये हमारा कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल टाइप के प्रोडक्ट हैं। मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्षमा करिएगा जो मैं शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूं, हम अपने व्यक्तिगत टीम की मैं बात करूं, ये डिस्ट्रीब्यूटरों को हटा करके अगर एमओए में शिफ्ट कर दिया जा तो 2-4 को छोड़ करके बाकी सारे लोग एक पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब कितनी महिमा है इस कंपनी की, इतना इजी कर दिया, इतनी इजी प्लान, इतना इजी प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम, और अपलाइनों की कृपा से एक लाइन चल जाती है अक्सर। तो ये सारी जो खूबियां हमारे यहाँ मिल जाती हैं दोस्त, ये कहीं नहीं मिलती। हमारे टीम में 8-8 साल, 9-9 साल लोग एमवे दूसरी दूसरी कंपनियों को कर करके आए, और यहां पर आते ही पंख लग गए। कहे कि सर, दूसरे कंपनियों में पैसा निकालना मतलब भैंसा से दूध दूहने की तरह है, भैंस से नहीं, भैंसा से दूध निकालने के जैसा था। तो अपन कंपनी का ढेर सारी पैरामीटर, चूंकि चैट विद सुरेंद्र बस में अक्सर गुरुदेव जो है इस टॉपिक को लेते हैं कि अच्छी और बुरी कंपनी में फर्क क्या है, तो उसमें ढेर सारे लंबे लंबे टॉपिक हैं, पूरा क्लासिकल टॉपिक है। बट एक लाइन में मैं बता दूं कि हमारे पास आर्थिक आजादी के 3 विकल्प हैं, BI और डायरेक्ट सेलिंग। इसके लिए पैसा लगेगा, डायरेक्ट सेलिंग के लिए पैसा नहीं लगेगा। अब डायरेक्ट सेलिंग भी ज्वाइन करना है तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन है? मैं आपको ईमानदारी से बता दूं दोस्त कि डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम का कोई तोड़ नहीं है इंडिया के लिए। फॉरेन के लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारत के लिए इसका कोई तोड़ नहीं है। कई बार जो है, जैसे सेब जो है शिमला में और कश्मीर में बहुत बढ़िया उगता है, लोग शौकिया वहां से जाते हैं, सेब का फल ले आकर के लगाते हैं अपने यहाँ, अपने क्लाइमेट में, वो बढ़ता है, फूल लेता है, बट फल में कन्वर्ट नहीं हो पाता, वो गिर जाता है फूल। लोग ताज्जुब होते हैं कि ये हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारी क्लाइमेट
वैसी नहीं है जैसी कश्मीर में चाहिए। दोस्त, हमारे यहाँ इंडिया की क्लाइमेट जो है ना, हमारे यहाँ क्या चाहिए, जैसे अमेरिका में जो है ना, हाई क्वालिटी हाई रेट। वो लोग क्वालिटी अगर बहुत तगड़ी है तो रेट भी तगड़े देंगे। 500 500 दो हजार का लोग बिस्किट खरीदते हैं वहां। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं, रेट खूब देंगे। चाइना में क्या है कि लो क्वालिटी लो प्राइस। वहां क्वालिटी का मतलब नहीं है, प्राइस का मतलब है। लेकिन इंडियन इतने सजग हैं, हाई क्वालिटी लो प्राइस इंडिया की मार्केट है। तो इंडियन मेंटालिटी टाइप के कोई प्रोडक्ट जो है आज तक कोई डायरेक्ट सेलिंग में आए तो आरसीएम में आए। ढेर सारी खूबियां हैं। वत्स साहब कई बार इसको लिए हैं कि कौन कौन सी हमारी आरसीएम की ताकत है। तो मैं आपसे विनती कर रहा हूं इसलिए कि आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो आज ही ज्वाइन करिएगा। और अगर किसी भाई को अगर लगता होगा कि वो मुझे लग रहा है कि वो एहसान कर रहा है तो गलत फहमी में है, आप एहसान करेंगे उसको किसी भी तरह से जोड़ दीजिए, क्योंकि उसको ये पता नहीं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप उसको देने जा रहे हैं। दोस्त, मतलब इस पॉस्चर से आप जाइए, इस पॉस्चर से जाइए। जितने भी आज के डेट में आरसीएम के करोड़पति हुए वो कभी रोड छाप हुआ करते थे। मतलब क्षमा करिएगा जो शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आरसीएम इनके जिंदगी में नहीं आता तो ये सिर्फ नीचे से देखते कि हवाई जहाज उड़ रही है। लेकिन आज आरसीएम की वजह से क्या है कि ये महीने में 10-10 बार 20-20 बार कई कई बार 40-40 बार आसमान से देखते हैं कि धरती कैसी दिखती है। ये सच है दोस्त, ये आरसीएम की ताकत है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कई बार जो है हम पोस्चर गिरा देते हैं। पोस्चर गिरा करके जब मॉडल नहीं जानते तो लोगों के सामने जा करके ना कुछ बेगिंग टाइप की एक्टिविटी करते हैं कि प्लीज इसको साइन कर लो, जुड़ जाओ, मेरा काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब किसी को आप जोड़ोगे ना तो उसके जिंदगी में आप ऊंचाई पर जाने का एक अनलिमिटेड रास्ता आपने खोल दिया। दोस्त, मैं 26 पॉइंट आरसीएम का एक क्लासिकल चीजें मैंने निकाल करके नोट्स तैयार किया है, किसी दिन हम लोग मिल करके बात करेंगे। तो उसमें जो 26वां पॉइंट है उसमें मेरा होता है कि मेरे पास किसी को देने के लिए इस धरती पर इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। मेरे पास कोई सबसे अनमोल गिफ्ट है किसी को देने के लिए तो आरसीएम है। क्यों? इसके पीछे लॉजिक मैं बता रहा हूं। मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे भाई थे, पासपोर्ट बनाकर कोई खाड़ी देशों का, कोई कहीं जाने की तैयारी में थे कि 15,000 20,000 रुपए आएगा। कुछ लोग ऐसे थे जो 5,000 रुपए के लिए किराना की दुकानों पर जाकर 24 घंटे में से 14 घंटे काम करते थे लोग। कुछ लोग टैक्सी स्टैंड पर नंबर लगाते थे। आज ऐसे कुछ साथियों की लाइफ स्टाइल क्लास 1 व्हीकल आप ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करिए। इसी तरह से इनकम कमाना अगर है और पूरी कंप्लीट लाइफ जीना है तो इस डायरेक्ट सेलिंग में ये जो आरसीएम बिजनेस का नेटवर्क है, इस नेटवर्क को आप शिद्दत से बनाए। अभी तक मैं सिर्फ 2 मुद्दे पर बात किया, अपनी इंट्रोडक्शन और मैं वो रीजन की बात किया। तो रीजन क्या था? फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं कुछ रीजन दे करके बताया कि ये कहां मिलता है कहां नहीं मिलता है। ढेर सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण मैं आपको ओरली बता दे रहा हूं क्योंकि टाइम भी ध्यान देना है। तो ओरली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप समझिएगा अमीर लोग और गरीबों के मेंटालिटी में फर्क क्या होता है। जैसे अभी आप लोग जिस भी कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं, आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि तकरीबन महीने में 300 से 500 आप रिचार्ज कराते हैं। सपोज कर लीजिए 300 लोग रिचार्ज कराते हैं 300 रुपए का। और अगर एयरटेल के आप कस्टमर हैं तो एयरटेल 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये सिम डाल दिया है और लोग 300 के दर से 30 करोड़ अगर रिचार्ज कराएंगे तो 9,000 करोड़ उसके अकाउंट में जाएगा। अब आप समझिएगा, काम एक बार कराया और पैसा बार बार उसको जा रहा है। आप अपने साथ इसका क्या मतलब है, इसका यहां से क्या संबंध है? इसका संबंध यही है कि लक्ष्मी मित्तल ने कई लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट किया तो उसके पास एक अथॉरिटी आई लोगों के घर में सिम देने का और उस सिम से उसको मिलता सिर्फ 300 रुपए मंथली। अभी किरण पाल सर ने एक व्यक्ति को जोड़ दिया और उस व्यक्ति को जोड़ा तो उस व्यक्ति के घर में सिर्फ 300 का प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल होगा, 50,000 30,000 5,000 अलग अलग घरों में अलग अलग घर का प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें आपको जो अथॉरिटी मिली है वो बिना किसी इन्वेस्टमेंट का, लेकिन क्या अथॉरिटी मिली है? वो मिली है जो कि
बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास जो फ्रेंचाइजी लोग होते हैं जो उनको मिली है। ये चीज जो समझ गया, बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे आज मेरी बात को, लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोग समझ जाएंगे। जैसे एक होता है ना जानना, और एक होता है कि उसको मान लेना। मैं जिस मनोदशा में बात कर रहा हूं, आप वहां से होकर के देखिए, आप उस बात को समझिए जो मैं कह रहा हूं। मैं इस वक्त लक्ष्मी मित्तल के जगह पर होकर के बात कर रहा हूं कि मैंने किसी के घर में सिम डाला और वो रिचार्ज करा रहा है, मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है। कल भी आएगा, परसों भी आएगा, बरसों तक आएगा, क्योंकि मैंने पाइपलाइन घुसा दिया एक व्यक्ति के घर में। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। काम एक बार, पैसा बार बार। प्रश्न क्या है, ये अथॉरिटी उनके पास होती थी जिनके पास बहुत बड़ी पूंजी है, लेकिन मिडिल वर्ग के पास पूंजी नहीं है। तो मिडिल वर्ग के पास है क्या? ये डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग में आप जिसको जोड़ते हैं उसके घर में आपकी पाइपलाइन घुस जाती है। कैसी पाइपलाइन है, दोनों में अंतर समझिए। उसमें क्या है कि सिर्फ तो 5,000 का बिजनेस वालूम आपको मिलेगा, 10,000 का करेगा तो 10,000 का मिलेगा। आप समझ लीजिएगा कि पाइपलाइन होती है। दूसरा प्रश्न कि एक व्यक्ति ले लिया तो उसको और कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है कि जिस व्यक्ति को आपने डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, उस व्यक्ति को आपने कॉपी कर दिया कि भाई तू भी अपनी पाइपलाइन घुसाते चले जा लोगों के घरों में, तो पता चलेगा कि वो जहां जहां जाएगा वो सारे जगह से आता चला जाएगा। सेम मॉडल वही है जो उद्योगपतियों का है, बस समझने की बात है। कहा जाता है ना कि देने वाले ने तो सब कुछ दिया, अब किसको क्या मिला अपने अपने मुकद्दर की बात है शर्मा साहब, ये अपने अपने नसीब की बात है। ये सारे लोगों के लिए सेम बातें आज सुरेश यादव कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको किस रूप में लेंगे? कुछ लोगों के निश्चित रूप से जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि ये मैं अपने को क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, जिन लोगों ने इस कीमती सिद्धांत को निकाल करके रखा है, ये सारी क्रेडिट उनको जाती है। फाइनेंस को, इनकम कमाने का जिन लोगों ने निचोड़ निकाला है, सारी क्रेडिट उनको जाती है, जो मैं सिंपल भाषा में आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं दोस्त। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, ये मॉडल पकड़िए। ये मॉडल क्या है कि आपने अगर कुछ लोगों को टाइम कंपाउंडिंग समझा दिया, लोगों को अगर आपने ये क्लियर करा दिया कि इस बिजनेस को क्यों करते हैं, इसके बाद बिजनेस कैसे करते हैं, जिसको बोलते हैं एजुकेशन पार्ट, अब इस बिजनेस को बढ़ाया कैसे जा, मुझे समझ में आ गया कि सुरेश ने किया, मैं भी कर सकता हूं। आपको कॉन्फिडेंस आ गया। दूसरा चीज आपको समझ में आ गया कि ये आर्थिक आजादी देता है, क्योंकि ये कहीं नहीं मिलता, यहां मिलता है। अब तीसरा प्रश्न, इसको किया कैसे जाए? दोस्त मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, एक शब्द का मैं बार बार प्रयोग बोलता हूं, उसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जैसे क्या है, तालाब का इकोसिस्टम है, अभी डिजर्ट का इकोसिस्टम है, समंदर का है, आसमान का है, स्थल का है, यानी हर जगह का पारिस्थितिकी तंत्र होता है। वहां के एनिमल, वहां के प्राणी उस क्लाइमेट में अपने आप को एडाप्ट करके अच्छे से जी पाते हैं। उसी तरह से जो बाएं तरफ वाले जो लोग होते हैं ना, इनका एक इकोसिस्टम है, वहां की शब्दावली दूसरी होती है। ये लोग जब कोई चीज रिपर्चेज करते हैं, ऑफर आता है तो उसकी खरीदारी करते हैं, ईएमआई लेते हैं। शब्द का मैं प्रयोग करूंगा लायबिलिटी और एसेट्स। ये लोग जो होते हैं ना, ये लायबिलिटी खरीदते हैं, और इधर वाले लोग एसेट्स खरीदते हैं। लायबिलिटी वो होती है जो खरीदने के बाद जेब से पैसे निकालती है, एसेट्स क्या होती है जो जेब में पैसे डालती है। मैंने कम से कम लायबिलिटी लिया, मैंने जो भी पैसा पाया मैक्सिमम एसेट्स लिया। एसेट्स क्या है? जो आपको पैसा देता है, आपकी लाइफ को इजी बनाता है, ग्लैमरस बनाता है, जो मजबूत बनाता है, फाइनेंशियली फ्री बनाता है, वो एसेट्स है। जैसे अभी मान लीजिए कि आपने गांव में बहुत बड़ा मकान बनाया, 50 लाख रुपए लगाया, और वही मकान आपने शहर में बनाया, दोनों में फर्क है। गांव वाला मकान आपका लायबिलिटी है और शहर वाला मकान आपका एसेट्स है, क्योंकि गांव से कुछ नहीं आएगा, और शहर से अगर आपने फ्लैट दे दिया किराए पर तो 50,000 रुपये महीने आएगा। तो दोस्त ये ध्यान देना है कि इसी तरह से आपको जो टाइम 24 घंटे की मिली है, इस 24 घंटे का इस्तेमाल आप लायबिलिटी के रूप में कर रहे हो कि एसेट्स के रूप में कर रहे हो। आज चूंकि टाइम ज्यादा हो रही है तो आज मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, लेकिन नेक्स्ट कभी हम लोग फिर आएंगे तो एक टॉपिक लेंगे DTW का, एजुकेशन पार्ट होगा कि किस तरह से करें। तो मेरे ख्याल से इसमें एक इकोसिस्टम ऐसा डेवलप करें
राइट हैंड साइड में जैसे डायरेक्ट सेलिंग का एक इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में, उस माहौल में अगर जो भी व्यक्ति पड़ जाएगा ना, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और याद रखिएगा, पंडित जी एक शब्द बोलते हैं कि हाथ को ऐसे खुला रखोगे, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको बंद रखेंगे ना, ये नेचुरल नहीं है, जबरदस्ती इसको बंद कर रहे हो आप। जब तक इस पर दिमाग है तब तक बंद रहेगा, दिमाग हटेगा खुल जाएगा। तो बिजनेस को जब करना पड़ता है आपको तो नहीं चलेगा, बिजनेस जब किए बिना रहा नहीं जाता है तब यह चलता है। और वो स्थिति कब आती है, जब इसके इकोसिस्टम में आप रहोगे। इकोसिस्टम क्या है, अगर आपका मनोदशा ऐसी नहीं है तो बन जाएगी। एक काम करिएगा, वो नाम है, मैंने कोड वर्ड दिया हूं, BTFUZ। 5 चीजें हैं, B फॉर बुक, T फॉर टेप, BTF मतलब फंक्शन, U मतलब अपलाइन, Z मतलब जूम। 5 चीजों से आप कनेक्ट हो जाइए। कितनी मात्रा में क्या चाहिए, ये आप अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से पूछ लीजिएगा कि सर कितनी किताबें पढ़ें, कितने सेमिनार, कितनी अपलाइन से बात करें, कितना जूम अटेंड करें, कितनी मीटिंगें अटेंड करें। ये आपका इकोसिस्टम बना करके रखेगी। किसी खेत में अगर उपजाऊ मिट्टी बनाएंगे तो कोई भी फसल उग जाएगी, अगर उसमें सिर्फ फसल बो करके चाहे कि काट लें तो गलत प्रोसीजर है। दोस्त, आप किसी भी व्यक्ति को पहले आप कल्टीवेट करिए। कल्टीवेट का मतलब उसको उस लायक बनाइए कि वो व्यक्ति किसी भी माहौल में जाए तो किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करके, समझा करके अपनी कॉपी तैयार कर पाए। हम सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम के चक्कर में पड़ेंगे कि तुम इस पिन पर चले जाओ, तुम इस पिन पर चले जाओ, पिने मतलब नहीं है। उसको आप इनेबल करिए, योग्य बनाइए। अगर उसके अंदर योग्यता आ जाएगी तो ये तो बाई प्रोडक्ट है, इन्हें तो मजबूरी है आना। सबसे पहले अपने अंदर योग्यता डेवलप करना, और इसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, अलग अलग टीम का अलग अलग कल्चर है। बट कंपनी का जो मेन कल्चर, जो डायरेक्ट सेलिंग का मेन कल्चर है, उसको कंपनियों ने अडॉप्ट कर रखा। हमारे यहाँ क्या 21 गोल्डन रूल के रूप में उसको अडॉप्ट कर दिया गया है। 6 बेसिक, जिससे नेटवर्क बढ़ता है, 8 कोर, जिससे कि एक जुनूनी लोगों का एक आइडेंटिफाइड ग्रुप बन जाता है, इससे नेटवर्क फास्ट बढ़ता है, और 7 कार्डिनल, बढ़ा हुआ नेटवर्क खत्म नहीं होता है। दोस्त, मैं आपको लास्ट में क्लोज करूंगा अपनी बातें, क्योंकि ढेर सारे विद्वान हमारे बीच में लोग हैं, हमारे कुछ आइडियल लोग भी आपके बीच में हैं जिनको सुनना है। और मैं आपको यही बात खत्म करना चाहूंगा दोस्त, कि आप सबसे पहले अपना रीजन आइडेंटिफाई करिए। रीजन आइडेंटिफाई करिए। अगर रीजन आपका निकल करके आ गया तो कैसे करना है ये सिर्फ 5% मायने रखता। लेकिन आपका रीजन अगर नहीं आइडेंटिफाई है तो दुनिया का कितना भी अच्छा तरीका काम नहीं करेगा। कई बार लोगों को लगता है कि सर मेरे अंदर कुछ कुछ होता ही नहीं है, मतलब नहीं, वो जग नहीं पाती है आग। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कई बार आदरणीय राकेश शर्मा बताते हैं कि आप जैसे संगति में रहेंगे वैसे बन जाएंगे। अगर आपको अपने परिवार का रोल मॉडल बनना है तो आप ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो कि रोल मॉडल बनने लायक हैं, आप बन जाओगे। तो आप ऐसे इकोसिस्टम में रहिए। और एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, इसके बाद बात को खत्म करूंगा। एग्जांपल मैं ये बताऊंगा कि दोस्त, मजबूत रीजन क्या है। मजबूत रीजन यही है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें सबसे बड़ी खुशी जो होती है ना, वो ये होती है कि मेरे परिवार में कोई भी संकट, कोई भी आपदा ऐसा अगर आ जाए, हम ना रहें तो उसका परिवार सामना कर सके। दोस्त, आप जाइएगा, कई बार बताइए, एक इमोशनल अपील मैं आपसे कह रहा हूं, आप जाइएगा, एक प्रैक्टिकल करिएगा। आप जितने भी इस पोर्टल पर जुड़े हैं आज, वो आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा। प्रैक्टिकल ये करिएगा कि 2 बजे रात को आप अपने पूरे परिवार को सोते हुए देखिए, और एक खुद से प्रश्न करिए कि आज इतने निश्चिंत भाव से लोग क्यों सो रहे हैं। इसलिए सो रहे हैं कि कोई एक ऐसा है जो व्यक्ति इनकी देखभाल करता है। लेकिन खुद से एक प्रश्न पूछिएगा। हमारे यहाँ मऊ स्थिति ये हुई है, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कोई न कोई टीचर की डेथ की सूचना नहीं मिल रही है। उम्र क्या है, 35 साल, 40 साल। समस्या ये होती है कि ये सबको पता है कि मरना है, लेकिन आश्चर्य है कि लोग सोचते हैं कि मेरे अलावा लोग मरेंगे। वो दिन किसी के भी जिंदगी में आ सकता है। दोस्त, कल का सुबह कौन देखेगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन अगर वो दिन आ गया
आप खुद से प्रश्न पूछिएगा, भगवान ना करें किसी के साथ हो, लेकिन वो दिन अगर आ गया तो क्या कल भी इसी तरह से निश्चिंत भाव से सोते रहेंगे? जवाब अगर ना में आए, जवाब ना में अगर आए कि नहीं, इसके बाद निश्चिंत भाव से नहीं सोएंगे, तो आप ऑप्शन पर विचार करिएगा। ये जो बाएं तरफ वाले ऑप्शन है ना, इसमें जो आपके सगे संबंधी हैं, कोई आपका साथ नहीं देगा, आपकी कुर्सी साथ नहीं देगी, आपके लोग साथ नहीं देंगे। लेकिन राइट हैंड साइड में अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग का ऑप्शन आपने चुना है ना, तो मैंने नजदीक से देखा, हमारे टीम में कुछ लोगों के साथ मिस हैपनिंग हो गई थी। मैडम को पता चला कि एक डिस्ट्रीब्यूटर थे हमारे टीम में, वो अंदर ट्रेस हो गया था कैंसर। सिर्फ पता चला, इसके बाद सैकड़ों फोन गए कि सर अकाउंट नंबर आप देना, तुरंत आप जाकर के ट्रीटमेंट कराओ। अकाउंट में इतने पैसे चल गए कि उनका आराम से ट्रीटमेंट हुआ और तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और आज मालिक के आशीर्वाद से अभी जी हम लोग, मैं कहना यही चाह रहा हूँ, ये बिजनेस क्या देता है? ये बिजनेस पैसा तो देता है, आपको एक ऐसा साथ देता है कि आप पूरे भारत में एक्सेप्टेबल होते हैं, पूरे भारत में आपकी परिवार होती है। इस तरह का एक माहौल देता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आप नहीं बता पाओगे कि मुझे क्या मिलता है। जैसे अभी मैं उतरता हूं जब एयरपोर्ट अहमदाबाद, तो बहुत सारे लोग उतर, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से जब हम उतर करके बाहर जाते हैं तो लोग कार लेकर के और माला पहना करके मेरे को जब रिसीव करते हैं, तो बाकी मुड़ मुड़ कर देखते हैं कि ये कौन वीआईपी व्यक्ति है। पता चलता है कि पंजाब हम जाते हैं, हमारे से हजारों किलोमीटर दूर, बट घर जैसा। दोस्त ये कहाँ मिलेगा? ये सिर्फ फील करने की बात है, महसूस करने की बात है। तो दोस्त मैं यही कहूंगा कि इस बिजनेस को अगर मिल गया है ना, तो आप तबीयत से कर लेना, और जिसने दिया है ना, उसको आप मान करके चल रहे हैं कि भगवान का वो देवदूत आपके घर में आया है। उसके पास इससे बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं था आपके देने के लिए। और मैं आपको फिर से बता देना चाह रहा हूं कि आप रहो या ना रहो, लेकिन अगर इस पौधे को आपने 5 साल मान करके चलिएगा कि 5 जैसे एक बेटे की परवरिश करते हैं, जैसे आपने मान करके कि ये दूसरा तीसरा जो भी हो, जैसे बेटे पैदा हुए तो मान कर चलिए कि तीसरा एक आरसीएम के रूप में बेटा हो गया है, इसको एक बेटे की तरफ परवरिश कर दीजिए। अब 5 साल के बाद यह इतना सशक्त होता है कि पूरे परिवार की परवरिश करता है, आने वाली पीढ़ियों की परवरिश करता है। लॉजिकल रूप से, जैसा मैंने बताया, ढेर सारे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। दोस्तों मैंने लंबा समय लिया आपका, आपसे बात करने का मेरा मन था, तो ये मेरी सौभाग्य रही कि आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना। मैं फिर से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, स्पेशली आदरणीय अपने सरकार, मैं अपने बड़े भाई का आभार इसलिए व्यक्त करूंगा कि मेरे आइडियल टीम से आज इन्होंने मिलने को मेरे को अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।